होता। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे पड़ोसी को समझने, जो है हमारा बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से ही निकला है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश आजादी के समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और आज का बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। आप एक विशेषता समझ लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान की जनता बंगाली थी, बंगाली भाषा बोलती थी, बंगाली उस तरह बंगाली भाषा बोलती थी। परंतु जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां की जनता पंजाबी और वहां की आधिकारिक भाषा उर्दू बना दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के तौर पर उर्दू को स्वीकारा, जो कि बंगाली मुसलमानों को कदापि नहीं आती थी। ये बात आप समझ लीजिए। ये जो जबान है ना, जबान अगर आपकी काट दी जाएगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी आजादी का सबसे पहला प्रतीक हमारी जबान है, और जबान तब काबिल है जब हमारे पास बोलने के लिए एक भाषा है, और अगर हमारी भाषा को ही हमसे छीन लिया जाए तो फिर देश चला पाना असंभव है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाना असंभव है। तो यही चीज होता है बंगाली मुसलमानों के साथ। बंगाली मुसलमानों पर जबरदस्ती उर्दू थोपी जाती है कि तुम उर्दू सीखो। अब भाई एक बात बताओ, कैसे कोई अपनी मां को छोड़ सकता है? और भाषा सबसे पहली मां होती है। मां भी आप बोलते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो अगर आपने अपनी भाषा की कद्र नहीं करी ना, तो आपने अपनी उस जन्म देने वाली मां की कद्र नहीं करी जिसको आपने पहले अपनी भाषा में मां बोला है। तो ये बंगाली मुसलमान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो फिर संग्राम छेड़ते हैं कि हमारी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, हमारी भाषा को वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए और उसे भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान की जनता को निम्न मुसलमान मानते थे। उच्च कोटि का मुसलमान नहीं, निम्न मुसलमान। समझ में आई बात? उनको लेबर क्लास मानते थे और अपने आप को एलीट क्लास मानते थे। कौन? पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान। तो इस कारण से एक संग्राम प्रारंभ होता है पश्चिमी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में, और फिर वो 1971 में चुनाव होते हैं। 1971 में चुनाव होते हैं जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टी हार जाती है और पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी जीत जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए यहां पर सीटें भी ज्यादा थी। इन्होंने भी सेम पैटर्न, जो हमने संसदीय प्रणाली अपना रखी है, सेम संसदीय प्रणाली इनकी भी है। सेम संसदीय प्रणाली इनकी भी है। तो आप ये जान लीजिए, लोकसभा के सीटों का वितरण जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो जनसंख्या इधर ज्यादा थी, इसलिए सीटें यहां पर ज्यादा थी, और यहां वाला जो दल होता है वो प्रमुख तौर पर जीत जाता है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, पश्चिमी पाकिस्तान की जो पार्टी होती है, वो उसे सरकार बनाने से मना कर देती है और उनके प्रमुख लीडर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर संग्राम प्रारंभ होता है, अमर मुक्ति संग्राम, बंगाल का अपना मुक्ति संग्राम। और फिर उसके कारण से जब मुक्ति संग्राम की मुजीबुर रहमान ऐलान कर देते हैं कि अब मुक्ति संग्राम होगा, हम पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे, इस चीज का संग्राम छेड़ते हैं। फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर इस कारण से और फिर पाकिस्तान की सेना को यहां भेजा जाता है। कत्लेआम मचाती है पाकिस्तान की सेना, और जब कत्लेआम मचना प्रारंभ होता है तो यहाँ की जनता भारत की तरफ भागती है। कुछ इधर भागते हैं, कुछ इधर। तो भाई इससे क्या होता है? इससे भारत के ऊपर बर्डन पड़ने लगता है। अब आपके घर पे बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी कि नहीं चरमराएगी? स्वाभाविक है चरमराना। तो इससे भारत के ऊपर बोझ पड़ने लगा। फिर भारत ने निर्धारित किया कि हम बांग्लादेश को मुक्त कराएंगे और हमारे देश में ये जो घुसपैठ हो रही है इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि इसका बर्डन हम पर पड़ रहा है। तो फिर भारत मोर्चा खोलता है और भारत इस युद्ध में उतर जाता है।
और फिर बांग्लादेश को मुक्त कराता है और बांग्लादेश नाम का एक देश बनाता है। और इसमें 81,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। किसी सेना के सामने किसी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर किया, तो ये आप जान लीजिए। तो ये है कहानी आपके पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की। ये है कहानी किसकी? पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई है? इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भाषा ने। भाषा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। समझ में आई बात? क्योंकि अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली गई अर्थात आपसे आपकी आजादी छीन ली गई। आजादी तब तक है जब तक आपके पास अपनी भाषा है। और यह बात भारत पर भी लागू होती है। भारत में भी भाषा के आधार पर हो रहा भेदभाव भारत में एक दिन यह सामाजिक क्रांति का रूप ग्रहण करेगा और भारत में भी एक परिवर्तन लाएगा। ये मैं आपको लिख कर देता हूं, क्योंकि भाषा के आधार पर हो रहा भेदभाव भारत के बहुत बड़े युवाओं के साथ वो भेदभाव है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि भेदभाव नहीं हो रहा। बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। भारत सरकार खुद मना नहीं कर सकती कि वो भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती। वो करती है, वो सबसे ज्यादा करती है। समझ में आई बात? अगर भाषा के आधार पर भेदभाव ना करे तो ये ग्रामीण बच्चा शहरी बच्चों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस बात का लिखित प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बात प्रमाणित है। इसको प्रमाणित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने भी यही किया। अपनी भाषा के लिए लड़े और अपनी भाषा के लिए उन्होंने संग्राम किया, अपने आप को आजाद किया और अपने आप को एक देश के रूप में बना लिया। पर देश बनने के बाद जिन आकांक्षाओं को लेकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। गरीबी हद से ज्यादा थी, हद से ज्यादा गरीबी थी। कहां पर? आपके पूर्वी पाकिस्तान में अर्थात बांग्लादेश में हद से ज्यादा। मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। अब चल रहा हूं आपको डिटेल वाइज कहानी सुनाने, पढ़ के क्या है कहानी यहां की। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। ये कहानी मैं आपको पूरी बता चुका, ये पूरी मैं एक्सप्लेन कर चुका, यही लिखी हुई है। अब आते हैं आगे। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, अंडरलाइन करो,
एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब राष्ट्रपति वाली जो प्रणाली होती है उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण ताकत होती है। संसदीय प्रणाली में एक व्यक्ति के पास संपूर्ण ताकत नहीं होती। यहां पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास वास्तविक ताकत होती है, वो जिसको चुनते हैं वास्तविक तौर पर वो ताकतवर होता है। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ताकतवर नहीं है, वो तभी तक ताकतवर है जब तक उनके पास संसदीय जब तक वो संसदीय दल के नेता है, जब तक संसदीय दल उन्हें अपना नेता मानता है। और जिस दिन संसदीय दल ने अपना नेता उन्हें मानने से इनकार कर दिया, उस दिन वो इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं रहेंगे। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक बार व्यक्ति चुन लिया जाता है तो वो अपने समय काल तक पूरा का पूरा रहता है। जैसे कहां पर है ऐसी प्रणाली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में यही प्रणाली है। ठीक, तो मुजीबुर रहमान ये करते हैं, संविधान में संशोधन करके संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली में बदल देते हैं, सत्ता के लालची हो जाते हैं। तो फिर आगे क्या होता है? शेख मुजीबुर ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। अब इन्होंने भी लोकतंत्र की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। देश बनाते समय तो इन्होंने नारा क्या दिया? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी बांग्लादेश। लेकिन सत्ता जैसे अपने नीचे आ गई, फिर उसके सुख को भोगने के लिए इन्होंने भी सत्ता का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। बांग्लादेशी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करना प्रारंभ कर दी। आगे सुनो फिर क्या होता है। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीबुर सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1989 के चुनाव में विजयी रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र स्थापित है, जो कि अब समाप्त हो चुका है। 2024 में 1991 के बाद 2024 में ये प्रणाली फिर भंग हुई है और फिर से वहां पर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। कहां पर? बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। तब भी बच्चों ने बड़ी भूमिका निभाई थी अपने सरकार को गिराने में, राष्ट्रपति सैनिक शासन को हटाने में। आज भी जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको भी हटाने में छात्रों ने बड़ी भूमिका निभाई है। समझ में आई बात? तो आप ये जान लीजिए, अगर जनता चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है। जनता चाह ले तो क्या पाकिस्तान की जनता में ये वो जज्बा नहीं है कि वो लोकतंत्र स्थापित करा सके? नहीं है ना, नहीं तो वो भी करा सकते हैं। और बांग्लादेश की जनता में वो जज्बा है, वो ताकत है, वो अपने हक के लिए लड़ती हैं और अपना हक लेकर रहते हैं। आज भी देखिए आप, वहां की जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। और ना सैनिक शासन लागू होने दिया और ना ही किसी प्रकार की और चीजों को लागू होने दिया। फिर अब एक नया माहौल बांग्लादेश में बन रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक जो लंबे समय से एक लोकतांत्रिक सरकार संसदीय प्रणाली चली आ रही थी वो परंतु आज के समय पर भंग हो गई है। तो आप ये जान लीजिए, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक ग्राफ हमेशा डगमगाता रहा है। बांग्लादेश का लोकतांत्रिक ग्राफ
हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। क्योंकि अगर एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसकी नीतियों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जब नीतियों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उस देश का विकास बहुत ही धीमी गति से होगा, बहुत ही धीमी गति से। क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक सशक्त शासन प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक स्कूल को चलाने के लिए वहां पर एक प्राध्यापक, प्रधानाचार्य का होना बहुत जरूरी है टीचरों के साथ, उसी प्रकार से एक देश को चलाने के लिए एक सशक्त राष्ट्र का नेता होना भी जरूरी है। अगर आपके पास एक सशक्त राष्ट्र नेता नहीं है तो आपके देश की नीतियां लचर पचर होती रहेंगी और उसका नुकसान आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आज बांग्लादेश की स्थिति फिर से उस विकलांग बच्चे की तरह हो गई है जिसके पास और कोई चारा नहीं है अपनी व्हील चेयर या फिर अपनी जो बैसाखी के सहारे चलने के अलावा। मैं यहां पर किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, ये बताने के लिए मैंने उदाहरण लिया है, ठीक है।